Assalamu alaikum dear students and good evening. Welcome to Future X Learning. Myself Umar Ahmed and I have completed BTech from NIT Srinagar. And here I am your physics mentor. तो बेटा क्लास 11th का फिजिक्स का जो हमारा पहला यूनिट कह लीजिए आप या पहला चैप्टर कह लीजिए आप जो रहने वाला है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बेटा बोर्ड में यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन के बोर्ड में आपके कितने मार्क्स आते हैं? 4 मार्क्स आते हैं। तो आई गारंटी यू कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया, ये वीडियो पूरा देख लिया, तो ये 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। आप बोर्ड एग्जाम में ये चारों के चारों मार्क्स करेक्ट करके आने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम ज्यादा क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और जहां जहां पे आपको कंसेप्ट की जरूरत है वहां मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक्स रहने वाले वो है डायमेंशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और इसके बाद लास्ट का टॉपिक हमारे पास रहने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम पहले सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो बेटा क्या होती है एक फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सर एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल मास। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उसको बोला भाई मुझे चाहिए 1 kg ऑफ एप्पल्स। तो मैंने दुकानदार से बोला मुझे चाहिए 1 kg ऑफ एप्पल्स। तो मैंने एप्पल्स को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मास। इसको मैं बोलूंगा एक फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन शॉर्ट जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं बेटा इमोशंस। अपने माँ बाप से हम प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। किसके बेटा इमोशंस होते हैं। इमोशंस, क्या इमोशंस को हम मेजर कर सकते हैं? इमोशंस, क्या इमोशंस को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, वी कांट मेजर इमोशंस। तो इमोशन हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। इमोशन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इमोशन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम देखेंगे, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमारे पास डिफाइन करने के लिए 2 चीजें होती है, एन और यू। बेटा ये एन और यू क्या होता है? एन होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, या बेटा इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और इसके पास होता है यू, क्या होता है? यूनिट होता है। यू होता है यूनिट। बेटा क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट? अभी मैंने लिखा था 1 kg ऑफ एप्पल्स। तो बेटा अगर मैं इसमें देखूं ये 1 क्या है मेरा? 1 है मेरा मैग्नीट्यूड, या इसको कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी क्या है? केजी है इसका यूनिट। केजी क्या है? इसका यूनिट। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू या कहते हैं मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके पास यूनिट होना चाहिए। तो बेटा इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल। दूसरी होती है डिराइव्ड और तीसरी होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री। तो बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम कुछ इसमें एग्जांपल्स लिखेंगे। हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो 7 है। हमारे पास आता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और बेटा आता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस।
और इसके बाद हमारे पास आता है करंट। यह हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती है। इस मास को हम डिनोट करते हैं m से, इस लेंथ को l से, इस टाइम को t से, और टेम्परेचर को k से, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को cd, और हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या इसको मोल के टर्म्स में n से, और करंट को या तो कभी हम a या कभी I से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हीं से हमारी क्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनती है। फॉर एग्जांपल इसमें आएगी एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और बहुत सारी आगे आगे हम इनकी डेरिवेशंस भी करेंगे, आपको वहां ये समझ आती जाएगी। तो तीसरा आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमारे पास आते हैं एंगल्स, और जो एंगल्स हमारे पास होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है 2D या 3D, या इसको 3D एंगल, या इसको एक और नाम कहते हैं हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको एक और नाम बोलते हैं 2D एंगल। 2D एंगल तो आपको सीधे ही पता है, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, हमारे पास दो 2D लाइंस है और इनके बीच में जो एंगल है ये होता है हमारा 2D एंगल। और ये जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D में आता है। बेटा मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, तो बेटा मान लीजिए मेरे पास ये एक फिगर है, इसको मैं कोन के शेप में बना देता हूं। बेटा मान लीजिए ये कोन है, अगर मैं इस कोन का अंदर वाला हिस्सा, अगर आप बेटा देख पा रहे हो ये अंदर वाला हिस्सा, अगर इसका एंगल मैं मेजर करूं तो ये एंगल क्या बन जाता है? मेरा सॉलिड एंगल। इसी को बोलते हैं हम 3D में जो हमारा एंगल है यही है सॉलिड एंगल। बेटा फिर से देखिए, ये कोन है, अगर मैं इस कोन के अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाले हिस्से का मेजर करूं एंगल, तो वो क्या होता है? हमारा 3D एंगल होता है। आई होप आप सब लोग को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं बेटा, जो बोर्ड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं बेटा, मैंने 6-7 साल के पेपर्स को एनालाइज करके ये पीपीटी बनाई है। देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बेटा नॉट ओनली बोर्ड, इससे आपके कुछ नीट के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग्स। हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज दिए है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पहला है वो है फोर्स, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो बेटा देखिए, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या मैं इसको लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी बाय टाइम। क्या मैं इसको लिख सकता हूं मास डिवाइड बाय, ये टाइम तो ऐसे ही रहेगा, टाइम इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो मैंने इसको लिखा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो बेटा अगर मैं इसके यूनिट्स या इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं, फोर्स आएगा बराबर, तो मास का मैंने अभी बताया था, मास को डिनोट कर सकते हैं m से, और इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? मीटर्स में। लेंथ तो ये है l लेंथ, और नीचे क्या है? ये टाइम और ये टाइम, टाइम टाइम का था t, ये बन जाएगा टाइम स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे ये आएगा m1 L1, इसको रेज पावर 1, इसको रेज, ये जब t स्क्वायर ऊपर चढ़ेगा ये बनेगा t रेज पावर -2। तो फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आई वो आई m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये आपसे एक नंबर का पूछा गया, 1 मार्क का पूछा गया, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के आएंगे, तो डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर 2 या 3 मार्क्स का पूछा गया, 2 या 3 मार्क्स का पूछा गया, तो आप ये ऐसे ही डिराइव करोगे, ऐसे ही डिराइव करोगे। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड वाला है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बेटा सेकंड वाला, तो अगर हम देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, मुझे पता है, क्या पता है? हमें पता है बेटा ये जो एनर्जी होती है वो होती है बराबर h म्यू, और मुझे इस h प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूं h के डायमेंशंस हो गए बराबर E के डायमेंशंस डिवाइड बाय म्यू के डायमेंशंस। E है एनर्जी और म्यू है फ्रीक्वेंसी, म्यू है फ्रीक्वेंसी। बेटा नजर रखिए यहाँ पे, एनर्जी अगर कोई भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, मैकेनिकल हो, या कोई भी टाइप की एनर्जी हो, उसके डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि एनर्जी है। तो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो यह आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। मास का डायमेंशन आएगा m, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन अगर हम देखेंगे ना, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वो आएगा डिस्टेंस का l t इनवर्स, और यहाँ पे है इसी का स्क्वायर।
तो इसका आएगा एनर्जी का m1 L, ये L इसके साथ स्क्वायर और T के साथ भी ये बन जाएगा T⁻⁻²। तो एनर्जी के डायमेंशन हमें क्या है बेटा, m1 L2 T-2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन तो हमें पता नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होता है बराबर 1 बाय टाइम पीरियड। तो इसके डायमेंशन अगर मैं T को ऊपर ले जाऊं ये बन जाएगा T इनवर्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या है, T इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे T इनवर्स। तो H के डायमेंशंस आएंगे बराबर m1 L2 T-2। इस T को भी अगर ऊपर चढ़ाया जाए तो ये बन जाएगा यहाँ T+1, तो यहाँ पे आएगा इसको +1। तो H के डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे, m1 L2 T-1। तो ये आया हमारे पास H के डायमेंशन। H क्या था हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहीं पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, ये 2 और ये 5, इन दोनों के होते हैं सेम डायमेंशंस। क्या होते हैं, सेम डायमेंशंस। मैं आपको बेटा जब हम एंगुलर मोमेंट के डायमेंशंस निकालेंगे आप देखना उसके भी डायमेंशंस ये आएंगे m1 L2 T-1। तो आगे चलते हैं बेटा, फोर्थ हमारे पास है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फोर्थ बेटा हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा, इस रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं, K से। और ये K की फॉर्मूला क्या होती है, K होता है बराबर √I/m, √I/m। ये I क्या है, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² डिवाइड बाई, और नीचे मास है, ये मास और ये मास कैंसिल हुआ, ये क्या बचा √r², ये और ये कैंसिल, तो आया बराबर r के। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर आया, r क्या होता है, r होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस के डायमेंशन, रेडियस को किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, लेंथ के। तो k के डायमेंशंस क्या आएंगे, जो लेंथ के डायमेंशन। तो k का डायमेंशन क्या आया, L1। या हम इसको अगर लिखे, इसको लिख सकते हैं m0 L0 T1, या इसको लिख सकते हैं m0 L1 T0। ये इसके डायमेंशंस आ गए। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है, ये होती है L। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, r क्रॉस p। r मतलब रेडियस, p मतलब लीनियर मोमेंटम। क्या मैं इसको लिख सकता हूं r, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी mv। तो हम लिखेंगे r मतलब रेडियस, लेंथ का डायमेंशन वो L, मास का m, ये आएगा L1 m1। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है L-T-1। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये आएगा m1, ये L1 प्लस L1, ये बन जाएगा L2 T-1। तो क्या L के डायमेंशंस कितने आए हमें, जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसके बराबर आए, m1 L2 T-1। बेटा अगर हम देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस, बेटा देखो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन m1 L2 T-1। मैंने बताया था इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बेटा मैं आपको फिर से बताता चलूं, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो आप डायरेक्ट यही लिख कर आओगे, और अगर उसने 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे डिराइव करोगे। बेटा नॉट ओनली बोर्ड, ये जो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाए, ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये हमारे पास किस में आते हैं, नॉट ओनली बोर्ड, ये हमारे नीट में भी पूछे जाते हैं। तो बेटा हमने कितने किए, 2। तो इसके बाद हमारा एक और बचता है, ये हम भूल गए थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये भी करेंगे। तो बेटा यहां पर हमारा थर्ड जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बेटा हमें पता है फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला होती है F ग्रेविटेशनल, ये होता है बराबर G m1 m2/r²। क्या बेटा हम लिख सकते हैं इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अगर मुझे डायमेंशन चाहिए, क्या मैं लिख सकता हूं G होता है बराबर Fr² डिवाइड बाई m1 m2, Fr² डिवाइड बाई m1 m2। तो बेटा हम यहां चलेंगे तो G आएगी, G के डायमेंशन आएंगे बराबर फोर्स होता है m1 L1 T-2, और यहां पे किसका डायमेंशन है, r रेडियस, तो आएगा r², r का आएगा लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है मास, तो मास का आएगा m1 और m1।
देखो ये m1 और ये m1 खत्म हो गया, g के डायमेंशन आएंगे, ये m ऊपर चढ़ेगा, ये आएगा m-1। अगर हम देखेंगे ये L2 ये L1 ये आएगा L3 t-2। तो जो g है उसके डायमेंशन क्या है, m-1 L3 t-2। बेटा इसके डायमेंशन से आ गए। तो बेटा मैं आपसे कहता चल रहा हूं, नॉट ओनली बोर्ड, ये हमारे नीट में भी पूछे जाते हैं। कौन से हमारे नीट में पूछे जाते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन नीट में पूछा गया है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और ये एंगुलर मोमेंटम का भी पूछा गया है। या इसको ऐसे क्वेश्चन आता है विच टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, वो आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, डिराइविंग द रिलेशंस। हमें रिलेशंस को डिराइव करना है। यहाँ पे हमें देखो हम कैसे समझ आएगा कि हमें डिराइव करना है रिलेशन को। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने और बताता हूं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी of radius or falling with a velocity v through the viscous liquid on the base of dimensional analysis। ये बेटा ये टॉपिक आप पता है कहां पे पढ़ोगे, ये जो क्वेश्चन आया है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे। वहां पे स्टोक्स थ्योरम होती है। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, वो FB स्टोक्स ये होता है बराबर 6 पाई ईटा RB। तो यही डिराइव हमें करनी है, यही रिलेशन हमें डिराइव करनी है। तो हमें यहाँ पे बेटा बताया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये विस्कस फोर्स यहाँ पे भी लिखेंगे सॉल्यूशन। तो ये विस्कस फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा है विस्कस फोर्स ऑन ए रेडियस ऑफ बॉडी, ये R पे डिपेंड करता है, कामा यही विस्कस फोर्स या जिस पे डिपेंड कर रहा है हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे और इसको फॉर एग्जांपल रेज पावर में A लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये R पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आया ये F लिख रहा हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज पावर A। अगर ये A मेरा +1 आया तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये A आया -1 तो F आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है किस पे, या R पे बेटा, R पे। तो देखेंगे हम यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा सारा। हाँ तो बेटा दूसरा ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉलिंग विद द वेलोसिटी और V पे डिपेंड कर रहा है। और ये तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ईटा पे डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो मैं क्या सीधे नहीं लिख सकता हूँ, ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है R रेज पावर E, इसका कुछ रेज पावर B और इसका कुछ रेज पावर C, R रेज पावर A, V रेज पावर B और ईटा रेज पावर C। क्या मैं लिख सकता हूँ ये विस्कस फोर्स है बराबर K, ये एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, R रेज पावर A, V रेज पावर B, ईटा रेज पावर C। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो हमारे पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि सेम अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होंगे, मतलब जो फोर्स का डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन है हमारे पास। बेटा फिलहाल कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो r क्या है, यहाँ पे रेडियस है मतलब लेंथ, तो आएगा लेंथ रेज पावर A। वेलोसिटी बेटा वेलोसिटी क्या है, Lt-1 रेज पावर B। बेटा अब आता है हमारे पास ईटा। ईटा के डायमेंशंस तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं क्या है, लेकिन हम ये भी डिराइव करेंगे क्योंकि मे भी आपके बोर्ड में, आपके नीट या आपके जेई में पूछा जाए, तो यहाँ पे हम ये भी कर लेते। तो बेटा जो ये नीटा होता है ईटा, या फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मूला जो ये विस्कस फोर्स होता है ये होता है बराबर ईटा इंटू ए डी बाई डी वाई, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ या विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। तो अगर हम देखेंगे मुझे इस ईटा का डायमेंशन चाहिए, ईटा का डायमेंशन आएगा बराबर फोर्स डिवाइड बाई ए और डी वाई बाई डी यू, इसका भी उल्टा हो गया डी वाई ऊपर और डी यू। तो ईटा के डायमेंशंस आएंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 t-2 डिवाइड बाई एरिया का डायमेंशन, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, दोनों को L आएगा, L स्क्वायर, और dy मतलब लेंथ, तो फिर से लेंथ का डिवाइड बाई, तो u क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन Lt-1। तो अगर हम ईटा के डायमेंशन देखेंगे, ईटा के डायमेंशन आएगा यहाँ पे m1। देखो बेटा अगर ये मैं देखूंगा ये L और ये L2, ऊपर ये L1 L2 बन जाएगा और नीचे ये L2, ये खत्म हो जाएगा, L तो खत्म, ये L ऊपर चढ़ेगा तो L-1। तो यहाँ पे बेटा आया T-2, ये -1 ऊपर चढ़ जाएगा +1 जाएगा। तो ईटा के डायमेंशन आए हमारे पास m1 L-1 T-1। बेटा ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये आप याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं m1 L-1 T-1।
अगर मैं ईटा के डायमेंशन यहाँ यूज करूं, ईटा के डायमेंशन m1 l-1 t-1 और रेज पावर आएगा c इसको। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये ऐसे ही रख लीजिए, मान लीजिए वापस है, तो ये आएगा la, यहाँ पे आएगा lb और ये आएगा t-b, फिर आएगा m इंटू c आएगा m इंटू c, l ये आएगा l माइनस c क्योंकि माइनस में t माइनस c, t माइनस c। इसके बाद अगर मैं देखूंगा बेटा ये l किधर किधर है, ये एक l है, ये एक l है और ये एक l है, तो l का टोटल ओवरऑल बेस आर सेम, पावर्स आर कंडीशनल, एडेड या सब्ट्रैक्टेड, तो ये आएगा a प्लस b माइनस c। इसके बाद हमारा m का सीधे ही है c, फिर हमारे पास टाइम, ये टाइम है, ये टाइम है, तो ये आएगा t माइनस b माइनस c। तो यहां पर हमारे पास है ही m1 l1 t माइनस 2। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो क्या निकला हमारा बेटा, हम देखेंगे m1 l1 t माइनस 2, इसके डायमेंशन किसके बराबर निकले थे हमें, यहाँ पे था m, अब हम पहले m को लिखेंगे फिर l को, m के डायमेंशन है c, फिर l के क्या थे a प्लस बी माइनस सी और t क्या के थे, t थे माइनस बी माइनस सी। बेटा आप चेक भी कर सकते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं पीछे क्या है, l के a प्लस बी माइनस सी और माइनस बी माइनस सी t के। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये l के a प्लस बी माइनस सी, m का c और t के माइनस बी माइनस सी। तो बेटा देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे बेसिस को कंपेयर करेंगे, बेसिस को कंपेयर करेंगे। अगर मैं मास के डायमेंशन के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आएगा मास का डायमेंशन क्या है 1 और यहाँ पे c, इसका मतलब c किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। इसी तरह बेटा लेंथ का क्या है a प्लस बी माइनस सी, ये किसके बराबर आएगा, ये भी 1 के बराबर आएगा। इसके बाद बेटा मेरे पास अगर t के डायमेंशन से कंपेयर करेंगे वो आएगा माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू तो हमें निकल गई, ये इस इक्वेशन में डालेंगे हम, माइनस बी, c की क्या है 1, तो आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो आएगा माइनस बी, यहाँ पे आएगा माइनस 2, ये माइनस 2 अगर इक्वेशन के उस साइड चला गया तो प्लस 1 बन जाएगा। तो माइनस बी के डायमेंशन क्या आए माइनस 1, इसका मतलब बी का डायमेंशन क्या आया, मुझे 1 आया, बी का डायमेंशन क्या आया 1 आया। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे पास बी भी है और सी भी, ए के डायमेंशन निकालने हैं तो यहाँ पे ए वापस प्लस बी के डायमेंशन बेटा मैं निकाल चुका हूँ 1, तो 1 माइनस सी का डायमेंशन 1 इज इक्वल टू 1, ये और ए खत्म, तो ए का डायमेंशन भी कितना निकला 1 ही निकला, ए का डायमेंशन भी कितना निकला 1 ही निकला। अगर हम अपनी इक्वेशन पे वापस चले, जो फोर्स की इक्वेशन क्या बन रही थी विस्कस फोर्स की, वो बन रही थी के आर रेज पावर ए वी रेज पावर बी और ईटा रेज पावर सी। तो ए बी सी की वैल्यू अब हम यहाँ पे देखेंगे तो एफ पी किसके बराबर आएगा, के आर क्या है आर रेज पावर ए, आर क्या है आर था मेरे पास, ए मेरे पास 1 और वी भी क्या है 1 और ईटा रेज पावर सी, सी भी क्या है 1, तो एफ पी आया मुझे बराबर के आर वी ईटा। और बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट है के है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया इस के की वैल्यू कितनी आई थी, इस के की वैल्यू आई 6 पाई, कितनी आई 6 पाई। तो मैं फोर्स का अगर मैं सीधे लिखूंगा फोर्स आएगा बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ये हो गई हमारी डिराइव ये रिलेशन। बेटा पिछले 6 साल में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। आई होप आप ये सीख गए होंगे, अगर इस साल भी आया तो आप इस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, derive an expression for centripetal force acting upon a body of mass moving with the speed in a circle of radius of the based on dimensional analysis। अब बेटा देखिए अगर हम देखेंगे ना सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसके बराबर होता है, अब हमें पता ही है mv² by r, लेकिन हमें ये प्रूव करनी है ये रिलेशन, लेकिन किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो देखो बेटा हम फिर से सॉल्यूशन मुझे पता है ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड कर रहा है यहाँ पे एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, मास पे डिपेंड करता है, तो मास आएगा रेज पावर ए, फिर किसके बाद बेटा स्पीड वी पे डिपेंड करता है, वी रेज पावर बी, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, और रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस का डायमेंशन ये मैंने रेज पावर सी रखा, तो ये एफ आएगा बराबर के एम रेज पावर ए वी रेज पावर बी आर रेज पावर सी। तो बेटा अगर मैं फोर्स देखूंगा, फोर्स किसके बराबर होता है
m1l1t-2। बेटा ये आपको याद होना चाहिए, m1l1t-2 फोर्स का डायमेंशन है। तो ये किसके बराबर आएगा, k के, फिलहाल k का कोई डायमेंशन नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। मास का आएगा m, तो m रेज पावर a, वेलोसिटी lt-1 रेज पावर b, और r क्या है, रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ रेज पावर c। तो बेटा अगर हम देखेंगे ये आएगा m रेज पावर a, यहाँ पे l रेज पावर b, t रेज पावर -b और l रेज पावर c। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा मास रेज पावर a, और कोई मास नहीं दिख रहा, l का आएगा b प्लस c, और t का आएगा -b, तो ये आएगा m1l1t-2। तो बेटा हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर अगर हम करेंगे, यहाँ पे हमारे मास का है a, और इस साइड से मास का क्या है, मास का है 1, तो a किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। इसके बाद बेटा हमारे पास कौन है, लेंथ का है b प्लस c। अगर हम इक्वेशन के इस साइड में देखेंगे, लेंथ का क्या है, लेंथ का है 1, तो b प्लस c आएगा 1 के बराबर। और इसके बाद टाइम का क्या है, -b, तो इसके बाद तीसरा अगर हम देखेंगे -b किसके बराबर आएगा, यहाँ पे टाइम का क्या है, -2, ये आएगा -2, ये और ये कैंसिल, b का डायमेंशन आया 2। तो बेटा a का डायमेंशन भी पता, b का भी, अब c का निकालते हैं। तो b का डायमेंशन हमें पता है, b का डायमेंशन क्या है, 2, ये आएगा 2 + c = 1, तो c का डायमेंशन आएगा 1, ये यहाँ पे जाएगा -2, तो c का डायमेंशन क्या आया, c का डायमेंशन आया -1। तो मुझे बेटा तीनों के डायमेंशन मिल गए, तो बेटा हमें क्या मिल गए, तीनों के डायमेंशंस मिल गए, a भी मिल गया, b भी मिल गया, और तीनों के वैल्यू मिल गए, a का भी, b का भी और c का भी। अब हम ये फॉर्मूला में फिर से यूज करेंगे। तो फोर्स किसके बराबर थी, फोर्स थी बराबर k m रेज पावर a, v रेज पावर b, और क्या था, r रेज पावर c। तो मैं देखूंगा ये आएगा बराबर k m रेज पावर a का वैल्यू 1, v का वैल्यू, v रेज पावर b का वैल्यू 2, और r का c -1। तो अगर मैं लिखूं ये आएगा बराबर, f आएगा बराबर k m v²। क्या मैं इस r को नीचे नहीं ले जा सकता, ये आएगा r रेज पावर 1, क्योंकि ऊपर -1 था, नीचे -1। और प्रैक्टिकल है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसके k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आई 1। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या बन गई, mv²/r, ये हमारे पास फोर्स की फॉर्मूला आ जाती है। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड में पूछा गया था, आपके जब 5-6 साल के पेपर चेक कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन भी वहां पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसे ही करना है। द फ्रीक्वेंसी v ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन रेडियस, तो रेडियस पे डिपेंड करती है। तो मैंने लिखा r रेज पावर e ऑफ द ड्रॉप डेंसिटी, दूसरा ये डेंसिटी पे, तो लिखूंगा डेंसिटी रेज पावर b, और तीसरा सरफेस टेंशन s रेज पावर c। इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तो v फ्रीक्वेंसी आएगा बराबर r, यहाँ पे कांस्टेंट के, r रेज पावर a, डेंसिटी रेज पावर b, और s रेज पावर c। तो मैं देखूंगा फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड का इनवर्स, ये आएगा t इनवर्स। इसके डायमेंशन आएंगे बराबर r मतलब लेंथ रेज पावर a। डेंसिटी क्या होती है बराबर, अगर हम देखेंगे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन है m, और वॉल्यूम का आएगा L क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को मेजर करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, या चाहे हाइट हो, तीनों को इन टर्म्स ऑफ मीटर या किलोमीटर हम मेजर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही तीनों मेजर होते हैं, ये आएगा डिवाइड बाय L क्यूब, तो ये आएगा m L-3। तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो यहाँ पे आएगा किसका, डेंसिटी का, m L-3 रेज पावर b। और s क्या है बेटा, s है सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आप कहां पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो s आएगा बराबर, फोर्स क्या होता है, m1L1t-2 डिवाइड बाई L, ये L1 और ये L1 खत्म, तो सरफेस टेंशन का है m1t-2। तो अगर हम सरफेस टेंशन का भी देखेंगे m1t-2 रेज़ पावर c, तो ये आएगा बराबर, क्या मैं इसको यहां से लिख सकता हूं m0L0t-1, क्योंकि m यहां पे है नहीं, तो मैंने लिखा एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, नॉट फॉर सब, वो आप बाकी मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे। तो ये आएगा
m रेज पावर 0, l रेज पावर 0, t रेज पावर -1। तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन ये आएगा LA, तो यहाँ पे m का आएगा बराबर b, और l आएगा -3b, l आया बराबर -3b। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे m का आया फिर से c, t का आएगा -2c। तो हम फिर से बेटा देखेंगे, हमारे पास पहले हम m लाएंगे, m यहाँ पे m ये है m और ये है m, तो डायमेंशंस b और c, तो ये आएगा b प्लस रेज पावर b प्लस c। फिर आता है दूसरा हमारा लेंथ यहाँ पे रेज पावर a -3b, तो आएगा a -3b। इसी तरह हमारे पास टाइम का है -2c, टाइम का है हमारे पास -2c। तो अगर हम अब फिर से कंपेयर करने लगे, तो यहाँ से है m0 l0 t -1, m0 l0 t -1। तो बेटा अब हम यहाँ चलते हैं, तो बेटा देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे b प्लस c, इसका डायमेंशन किसके बराबर आएगा, m का कुछ है नहीं तो 0 आएगा, b प्लस c आया हमारे पास 0। फिर आता है a -3b, किसके बराबर आया, ये l का भी यहाँ पे 0 है, तो ये भी आएगा 0 है। लास्ट में हमारे पास है -2c, ये किसके बराबर आएगा, इसका डायमेंशन क्या है -1 है, तो ये आएगा -1, ये और ये कैंसल, c आया हमें 1/2, c आया 1/2, बेटा c आया 1/2। क्या मैं ये c इन इक्वेशंस में डाल के बाकियों की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a और b की? हाँ बेटा, जरा अगर हम ये इक्वेशन 1 में डालेंगे, ये हमारी 2 और ये हमारी रख लीजिए 3, अगर हम ये इक्वेशन 1 में डालेंगे तो b प्लस c है 1/2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b किसके बराबर आई, -1/2 के, b आई बराबर -1/2 के। और अगर मैं देखूंगा ये और एक इक्वेशन यहाँ पे a -3b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a किसके बराबर आएगा, a आएगा बराबर 3b के। इस 3b को हमने इक्वेशन के उस साइड ले लिया, तो a आएगा बराबर 3, b का डायमेंशन हम निकाल, b का हम वैल्यू निकाल चुके हैं -1/2, ये आएगा -1/2, तो a का क्या आया -3/2। तो बेटा मैं नेक्स्ट पेज ऐड करता हूं, यहाँ पे जम्बलिंग हो जाएगी बोर्ड पे, तो हम नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे। तो अगर हम बेटा देखेंगे a किसके बराबर आया था, b किसके बराबर आया था, c किसके बराबर आया था, तो c हमें आया था 1/2, b आया था -1/2, यह आया था -3/2। हम चेक भी कर सकते हैं बेटा, हम चेक करेंगे। अगर हम देखेंगे c आया था हमारा 1/2, b आया था -1/2, a आया था -3/2, तो a -3/2, b 1/2, b -1/2 और c 1/2। और अगर हम फॉर्मूला देखेंगे बेटा, फॉर्मूला जो फोर्स या बेटा जो फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी थी बराबर k, फिर था हमारे पास r डेंसिटी और s, तो हमारे पास था r डेंसिटी और s, r रेज पावर a, डेंसिटी रेज पावर b और s रेज पावर c। तो अब हम अगर वैल्यू देंगे, यह आएगा k, r रेज पावर a का वैल्यू क्या आया हमारे पास बेटा -3/2, और डेंसिटी रो, इसके b का वैल्यू क्या आया हमारे पास बेटा -1/2, और s सरफेस टेंशन का वैल्यू हमारे पास, इसका c का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं k यहाँ पे s 1/2, क्या ये माइनस में है, अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये आएगा r 3/2 और डेंसिटी 1/2। तो अगर हम फिर से देखेंगे k, क्या मैं लिख सकता हूं s डिवाइड बाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं r³ रेज पावर 1/2, या इसको भी 1/2 और डेंसिटी 1/2, क्या मैं लिख सकता हूं, ये आएगा ना r3/2, ये फिर से r3/2 बन जाएगा। तो बेटा इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, k s डिवाइड बाई r³ और ये डेंसिटी, बेटा देखो इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, ये होल 1/2 मैं सारे को दे देता हूँ, होल 1/2। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई बराबर k 1/2 का मतलब रूट, या चाहे पहले बेटा ऐसे ही रख लो या और सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा √of s r इंटू डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या निकली हमें, k कांस्टेंट √of s डिवाइड बाई r इंटू डेंसिटी, ये r का यहाँ पे आएगा r³, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। बेटा आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, लेकिन इसमें तो शायद ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, शायद नहीं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछेगा। जब डिराइव्ड फॉर्मूला करने के लिए पूछेगा 3 मार्क्स का ही पूछेगा, अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो छोटी सी क्वांटिटी डिराइव करनी होगी।
तो बेटा इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा पार्ट 2 है, चेकिंग द एक्यूरेसी, चेकिंग द एक्यूरेसी। तो हम मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी, इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। जो लेफ्ट साइड के डायमेंशन होंगे वही राइट साइड के डायमेंशन होंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन बेटा ये बोर्ड में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आपके पूछे गए हैं, तो अब हमें देखनी है करेक्टनेस, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला तो हमें पास है टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो बेटा अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड तो इसका आएगा टी ही इज इक्वल 2 पाई, दोनों कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, अंडर रूट लेंथ का डायमेंशन एल, जी का जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं at माइनस 1, या एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं lt माइनस 2। बेटा अगर हम देखेंगे ना एक्सेलरेशन क्या होते हैं एल टी माइनस 2, ये किसके डायमेंशन है एक्सेलरेशन के, और वेलोसिटी के होते हैं एल टी माइनस 1। तो अगर मैं देखूंगा ये एल और ये एल कैंसिल होगा, यहाँ पे ये टी है ये ऊपर चढ़ेगा टी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे भी टी, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आया डायमेंशन टी आ गया। तो ये जो हमारी पहली फॉर्मूला, तो बेटा ये जो हमारी पहली फॉर्मूला को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट बन जाती है। इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे दूसरा है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को भी डायमेंशनली करेक्टली चेक करना है। जितने भी टर्म्स बेटा जितने भी टर्म्स यहां होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा इस इक्वेशन टोटल इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी फॉर्मूला डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट आ जाती है। तो बेटा हम चेक करेंगे एस क्या होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, कितना चला है पार्टिकल, तो यहां पे डायमेंशन जो आएगा वो एल का आएगा, इज इक्वल यू क्या है बेटा, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस 1, और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन बेटा टी प्लस ये तो कांस्टेंट है इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस 2, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे टाइम का आता है टी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। बेटा अगर आप नजर डालोगे ये टी और ये कैंसिल क्योंकि इनवर्स में है, ये और ये कैंसिल क्योंकि इनवर्स में। बेटा अगर आप किसी को कंफ्यूजन है कैसे हो रहा होगा, टी स्क्वायर और टी रेज पावर माइनस 2 ये बेसिस सेम, ये आएगा टी 2 माइनस 2, तो टी आएगा टी रेज पावर 0, मतलब टी रेज पावर 0 1। तो बेटा अगर हम देखिए यहाँ पे भी एल के डायमेंशन आए, यहाँ पे भी एल के डायमेंशन आए, और यहाँ पे भी एल के डायमेंशन आ गए, यहाँ पे भी एल के डायमेंशन आ गए। इसके बाद बेटा हमारा जो थर्ड है, या थर्ड हम कह लीजिए जो थर्ड है वो है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी हमें चेक करनी है क्या डायमेंशनली करेक्ट है। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो मैं आप इसको लिख के रखता हूं। तो बेटा ये क्या है आपके लिए, ये क्या है आपके लिए, ये होमवर्क है, होमवर्क है। इसके बाद हम देखेंगे ये फोर्थ वन हम खुद देखेंगे। तो बेटा अगर हम फोर्थ वन देखेंगे, फोर्थ वन क्या है हमारे पास, और रो जी डिवाइड बाय 2t cos थीटा, और रो जी डिवाइड बाय 2t cos थीटा, और यहां पे क्या था इसका ये h, ये h इज इक्वल टू और रो जी डिवाइड बाय 2t cos थीटा। बेटा ये फॉर्मूला आपको कहां देखने को मिले, ये फॉर्मूला इसके जैसे ही फॉर्मूला, या यही फॉर्मूला आपको कहां देखने को मिलेगी, इस टाइप की फॉर्मूला आपको फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने को मिलेगी। किसमें बेटा, कैपिलरी राइज में, CAPILLAR, कैपिलरी राइज में। बेटा यही कैपिलरी राइज का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, डिराइव करना होता है इस रिलेशन को, या आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हम वो वहीं पे देखेंगे। तो बेटा अब हमें देखना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो बेटा अगर हम देखेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे h मतलब लेंथ, तो आएगा लेंथ का डायमेंशन इज इक्वल टू r क्या है, r फिर से लेंथ, तो यहाँ पे रो डेंसिटी अगर हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे हमें इजी हो जाएगा,
तो ये क्या है, रो, रो क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम एल माइनस 3, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होता है एल क्यूब, ये एल क्यूब ऊपर चला जाएगा एल माइनस 3। तो जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई 2 तो कांस्टेंट, टी फिर से बेटा, टी क्या है, सरफेस टेंशन, बेटा अभी आपने देखा होगा पीछे सरफेस टेंशन को एस से मेंशन किया था और यहाँ पे टी से, चाहे एस से हो या टी से, सरफेस टेंशन को हम एस से भी डिनोट करते हैं और टी से भी डिनोट करते हैं, किसको बेटा, सरफेस टेंशन, ये याद रख लेना, सरफेस टेंशन को हम एस से भी नोट कर सकते हैं और टी से भी नोट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सरफेस टेंशन, मैंने बताया था ये किसके बराबर था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या था, m1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय L, तो ये आएगा m1 T माइनस 2, m1 T माइनस 2, m1 T माइनस 2, तो हम लिखेंगे m1 T माइनस 2। तो बेटा अगर हम देखेंगे, अब हम कैंसिल क्या हो रहा है, ये m और ये m कैंसिल हो रहा है, तो अगर हम देखेंगे ऊपर क्या बचता है, ये -2 और ये -2 खत्म होता है t, तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है हमारा पास l -3, ये l -3 और ये l +1 इसका चढ़ जाएगा और इस l का भी क्या चढ़ जाएगा, +1, तो ये किसके बराबर आएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड में था l था लेफ्ट हैंड में, इज इक्वल टू ये आएगा l -3 +2, तो ये आएगा बराबर l -1। क्या बेटा ये फॉर्मूला जो हमारे पास है डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं बेटा, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस वो है l रेज पावर 1 और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, हमें l रेज पावर -1, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है बेटा, ये डायमेंशनली करेक्ट है कब होती, अगर ये l इनवर्स नहीं l आ जाए, तो इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है h जो डायमेंशनली करेक्ट है वो किसके बराबर है, वो है 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो जी। बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप अब मैंने जो इक्वेशन लिखी इसके डायमेंशन चेक करना, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बेटा ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट होगी, ये डायमेंशनल करेक्ट नहीं है। तो अगर हम अपने पहले पेज पे चले जहां पे थी, हाँ ये हमारी बेटा अगर हम देखेंगे ये तो हमारी डायमेंशनली करेक्ट थी, ये भी डायमेंशनली करेक्ट थी और ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, जब आप ये होमवर्क करोगे तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट, तो ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं निकली। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वाला आ जाता है, हम फिफ्थ वाला देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला दी है जो है v इज इक्वल टू पाई पी आर रेज़ पावर 4 डिवाइड बाय 8 पाई जीटा एल। मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो बेटा अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे पाई पी आर रेज़ पावर 4 है, पाई पी आर रेज़ पावर 4 है, पाई तो ऊपर क्या है, ऊपर है पाई पी आर रेज़ पावर 4। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम, मतलब जो भी है वो भी वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड ऑफ ए पाइप लेंथ एल, जो एल दिया है वो लेंथ है, एंड ए रेडियस आर इज रिटन एज ए वी इज इक्वल टू पाई पी आर रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल, where p is the pressure difference, p pressure difference है between the two ends of the pipe and eta is the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। इसके डायमेंशन हमें निकाले थे। ये coefficient of viscosity हमें यहाँ पे दूसरी जगह यूज हुआ, पहली जगह भी किया था हमने। चेक द करेक्टनेस ऑफ द अबव इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हमें इसका क्या करना है, करेक्टनेस चेक करती है करेक्ट है या नहीं। तो बेटा पहला अगर आप देखेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर आउट सेकंड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, तो मतलब ये जो हमारा v है ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड है, वॉल्यूम पर सेकंड है। तो अगर मैं इसके डायमेंशन देखूंगा, वॉल्यूम का है एल क्यूब, वॉल्यूम का बेटा एल क्यूब, पर सेकंड का आएगा पर सेकंड डिवाइड बाई टी इज इक्वल। अगर हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखेंगे, पाई का डायमेंशन नहीं है, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का m1 L1 T-2 डिवाइड बाई बेटा एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, एरिया के डायमेंशन L2। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा ये बनेगा m1 L-1 T-2, तो ये बनेगा
m1 l माइनस वन t माइनस टू, और r रेडियस, रेडियस भी है लेंथ, तो लेंथ रेज पावर 4 डिवाइड बाई 8 तो कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन है ईटा, ईटा के थे m1 l माइनस वन t माइनस वन। बेटा अगर आप ईटा के डायमेंशन चेक भी करोगे, ये है m1 l माइनस वन t माइनस वन। अगर हम देखेंगे ईटा के डायमेंशन हमने निकाले थे, तो बेटा देखो ईटा के डायमेंशन हमने निकाले थे यहाँ पे m1 l माइनस वन t माइनस वन। तो अब हम वापस चलते हैं, देखा बेटा लिखा मैंने m1 l माइनस वन t माइनस वन, और लेंथ के डायमेंशन आया वहां पे आएंगे l1। तो अब हम चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से आएगा l क्यूब t माइनस वन, l क्यूब t माइनस वन। और अगर हम राइट साइड से देखेंगे, ये मास और मास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी m1 नीचे भी m1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है l, यहां पे आएगा -4 + 1, और अगर मैं यहां पे देखूंगा फिर बचता है t का आएगा -2, और अगर ये t ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा -1 को बन जाएगा +1, ये बन जाएगा +1 डिवाइड बाई, क्या ये l और ये l खत्म कर सकते बेटा, ये l और ये l तो खत्म कर सकते, ये 1 है ये -1 है, ये खत्म हो जाएंगे। तो क्या आया, ये आएगा l माइनस l का, अगर हम देखेंगे ये आएगा l, तो ये आएगा हमारे पास l क्यूब, ये है l यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे ये, तो हाँ बेटा अगर हम देखेंगे यह आता था हमारे पास l 4 -1 t रेज पावर -2, और अगर t को ऊपर ले जाएगा +1 तो आएगा l -4, यह आएगा 3, और t -2 + 1 यह आएगा -1। तो अगर मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन l क्यूब t -1, और अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन l क्यूब t -1, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है, हमारे पास ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है। तो बेटा अगर हम नजर मारेंगे, ये बेटा जो हम कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो बेटा ये जो फॉर्मूला निकली ये 5 वाली, ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। जो हमारे पास 5 क्वेश्चन थे इसमें से क्या थी, 4 थी डायमेंशनली करेक्ट और 1 क्या थी, डायमेंशनली इनकरेक्ट। और मैंने आपको उसकी करेक्ट फॉर्मूला दी और बताया कि अब आप उसके डायमेंशन चेक करो, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो बेटा आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अब हमारे पास कुछ अननोन क्वांटिटीज दी होगी, उनके डायमेंशंस निकालने, इसके डायमेंशंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हम देखेंगे, तो ये है इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन यहां तक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर्स, ये x इसमें दिया है मीटर्स में, मीटर्स मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा, लेंथ है, एंड t इज इन सेकंड्स, t किसमें दिया है, सेकंड्स में दिया है, सेकंड टाइम को मेजर, t का इसका डायमेंशन आएगा t। फाइंड द यूनिट्स ऑफ ए बी एंड सी। अब हमें इस ए बी और सी के यूनिट्स ढूंढने हैं। बेटा मैंने बताया था फॉर्मूला में जितनी भी टर्म्स है सबके डायमेंशन सेम होंगे, मतलब अगर इस x का डायमेंशन l है लेंथ, तो इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का डायमेंशन भी हमारे पास बेटा क्या आएगा, l ही आएगा, ये a का डायमेंशन हमें निकाला। तो ये जो हमारे पास ये टर्म है x का डायमेंशन है l, तो ये जो टर्म हमारे पास है bt, इसका भी डायमेंशन l के बराबर ही होगा। हमें किसका डायमेंशन चाहिए बेटा, b का, तो b का आएगा बराबर l डिवाइड बाई t, तो ये आएगा l t माइनस 1, तो b का डायमेंशन आया l t माइनस 1। इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे ये ct, इसका भी डायमेंशन x के बराबर होगा, तो x भी बराबर आएगा ct स्क्वायर के। तो अगर हम देखेंगे मुझे c का डायमेंशन चाहिए, c का होगा x बाई टी स्क्वायर, तो x का डायमेंशन x इन मीटर्स मतलब लेंथ डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर, तो c का डायमेंशन आएगा l t माइनस 2, l t माइनस 2। ये हमारे पास a के डायमेंशंस भी निकल गए, b के डायमेंशंस भी निकल गए, c के डायमेंशंस भी निकल गए। तो बेटा आगे चलते हैं इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इन द रिलेशन e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर e एनर्जी है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है टाइम या डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, और t है टाइम। बेटा ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछा जा सकता है। तो अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आएगा e माइन इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। क्या मैं बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
बी डिवाइड बाई ए टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन में अगर हम टोटल टर्म्स देखेंगे 1 2 और 3, और तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। इसका मतलब ई क्या है, एनर्जी है। अगर मैं देखूंगा एनर्जी का डायमेंशन, अभी हम देख रहे थे एनर्जी का, मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लो 1/m², काइनेटिक एनर्जी, मास का m और वेलोसिटी का l t-1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये आएगा m1 l2 t-2, किसका डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन। तो अगर हम कंपेयर करेंगे जो एनर्जी का डायमेंशन है वही किसके बराबर होगा, वही होगा बराबर ये एक्स स्क्वायर बाई ए टी के और बी बाई ए टी के। यहाँ पे दो के डायमेंशन निकालने बी और ए के, और यहाँ पे खाली ए का डायमेंशन निकालना है। तो पहले मैं कंपेयर ये करूंगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर बाई ए टी के साथ। तो अगर हम देखेंगे मुझे किसके डायमेंशन चाहिए बेटा, हमें ए के डायमेंशन, तो ए का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ई का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन टाइम। तो अगर हम देखेंगे एक्स क्या थी, एक्स ई आर एनर्जी, एक्स आर डिस्टेंस एंड टी आर टाइम। तो अगर मैं देखूंगा एक्स लेंथ, तो आएगा लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय एनर्जी का अभी हम निकाला, क्या निकाला, m1 l2 t-2 डिवाइड बाय, और टाइम का डायमेंशन यहाँ पे t बन जाएगा। तो बेटा अगर हम चेक करेंगे ये और ये, तो बेटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये m ऊपर चढ़ेगा, ये बनेगा m-1, m-1। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो इस a के डायमेंशन इसके बराबर आएगा, ये m ऊपर चढ़ेगा, m-1 चढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये था t-2 + 1, तो -2 + 1 कितना बन जाएगा, -1, तो नीचे बन जाएगा t-1। अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये t1 बन जाएगा, t1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा किसके डायमेंशंस निकला है, a के डायमेंशंस। इसी तरह बेटा अगर मुझे b के डायमेंशंस निकालने होंगे, तो अगर हम देखेंगे b के डायमेंशंस, अगर मैं इसको आप कंपेयर करूंगा, एनर्जी के डायमेंशन फिर से किसके बराबर होंगे, b बाई ए टी के, b बाई ए टी। अगर मुझे इस b के डायमेंशन चाहिए, b के डायमेंशन आएंगे एनर्जी का डायमेंशन, उसको मल्टीप्लाई कर लो a का डायमेंशन, मल्टीप्लाई कर लो t का डायमेंशन। तो अगर हम देखेंगे एनर्जी का डायमेंशन यही पे है हमें, m1 l2 t-2, और एक्सेलरेशन a क्या था बेटा हमारा, सॉरी बेटा a एक्सेलरेशन नहीं, a भी एक कांस्टेंट था, इसका डायमेंशन a भी एक टर्म थी, इसका डायमेंशन हमने निकाला था m-1 t1, m-1 t1। और इसके बाद हमारे पास t एक और है t1, t का टाइम का डायमेंशन। तो b के डायमेंशन हमारे पास आएंगे, अगर हम देखेंगे यह आएगा m, ये m और ये m तो खत्म हो जाएगा, ये m और ये m खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b के डायमेंशन आएंगे l2 के। क्योंकि अगर मैं देखूंगा बेटा, अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे बन जाएगा t² और यहाँ पे ये -2 है, और यहाँ बन जाएगा t1 + 1 2, ये और ये फिर से खत्म। तो b के डायमेंशन किसके बराबर आए, l² के, लेंथ के डायमेंशन के स्क्वायर के बराबर। बेटा आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बेटा आपको पता होगा मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ लिया, क्योंकि ये सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा इन क्वेश्चन में स्पीड पकड़ रहा हूं। इसके बाद बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। 2 या 3 बार ये पूछा गया, 2 बार तो मैंने देखा था, 2 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये इक्वेशन है हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो अगर हम ये लिखेंगे इक्वेशन सॉल्यूशन, अगर हम देखेंगे इसका, तो ये हमारे पास आता है p + a/v² v - b = RT। बेटा हमने पढ़ा था सेम टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऐड होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होते हैं, या जितनी भी टर्म्स हमारी इक्वेशन में होते हैं उन सब के डायमेंशन सेम होते हैं, और सेम टाइप्स ऑफ डायमेंशंस भी ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स के साथ में बेटा फोर्स ही ऐड करूंगा, फोर्स के साथ में मास ऐड नहीं कर सकता। इसका मतलब जो ये p का डायमेंशन होगा वो a/v² का होगा, और जो v का डायमेंशन है वही b का डायमेंशन होगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, जो ये v का डायमेंशन है वही b का डायमेंशन होगा। तो बेटा b का डायमेंशन क्या आता है, v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l3। तो b का डायमेंशन सीधे हमें आया l3 के, b का डायमेंशन हमें सीधे आया किसके बेटा, l3 के। इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा, इसके बाद हमारे पास ये है p + a/v²। तो बेटा देखो, अगर मैं अभी देखते हैं, अब हम फिर से अगर कंपेयर करेंगे, जो ये p का डायमेंशन है वही किसके डायमेंशन के बराबर होगा, a/v² के डायमेंशन के बराबर। मुझे a का डायमेंशन चाहिए, बेटा a का डायमेंशन किसके बराबर होगा, p × v²। बेटा p क्या है, प्रेशर है, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 डिवाइड बाय एरिया का l2, ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा m1, ये -2 जब ऊपर चढ़ेगा तो एक खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा l-1 t-2।
तो प्रेशर का आया m1 L-1 T-2 और v क्या है बेटा, v क्या है, वेलोसिटी है, नहीं बेटा v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आता है L³ और यहाँ पे क्या है। तो अगर हम इसको इजीली देखेंगे ये आएगा m1 L-1 T-2 और यहाँ पे L3 2 और 6 L⁻⁶। तो अगर हम देखेंगे a के डायमेंशन 6 के बराबर आएंगे m1, ये देखो 6 में से एक गया बचा 5 तो बचेगा L5 और T-2। बेटा ये हमारे पास किसके डायमेंशन आ गए, ए के डायमेंशंस भी आ गए। तो वंडर वॉल्स इक्वेशन में जो दो चीजें ऐड की गई थी ए और बी, इसके डायमेंशंस हमें आ गए। बेटा इस साल आपके बोर्ड में ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये पूछ ही लेता है। इसके बाद बेटा, हाँ बेटा देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हो जाता है। आप होमवर्क घर पे ये क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपको समझाता चलूं, ये क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉर मास इज। हमारे पास ये देता है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल यूनिट्स है, हमें मास को इनके टर्म्स में लाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप करिए घर पे और कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम चलते हैं जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपके बोर्ड में एक बार पूछा गया था, एक बार बोर्ड में पूछा गया तो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि पूछा गया था। तो वहां पे पूछा गया था कि आप डायमेंशनल एनालिसिस के दो ये लिखिए लिमिटेशंस लिखिए। मैं आपके लिए चार लेकर आया हूं। तो यहाँ पे ये है 4, हाँ यहाँ पे भी 3 लिखा है और यहाँ पे है 4 है। तो बेटा पहला लिमिटेशन क्या है इसका, देखो, दिस मेथड कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है, इससे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं बता सकते, या हम नहीं बता सकते क्या एक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है या नहीं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल हमने निकाला था फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, वहां पे मैंने वो के तो खुद ही निकाला था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लेकिन इसने इस 6 पाई के बारे में कुछ नहीं बताया था क्या एक इक्वेशन में कांस्टेंट है या नहीं है, ये उसके बारे में हमें नहीं बताता। ये एक हो गई। इसके बाद दूसरी, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स व्हिच हैज डायमेंशन। देखो बेटा ये जो डायमेंशन एनालिसिस का मेथड है ये हम उन इक्वेशंस में यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस आ जाती। फॉर एग्जांपल ऐसे कांस्टेंट जिसके डायमेंशंस है, किसके डायमेंशंस है, फॉर एग्जांपल बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें एक कांस्टेंट होता है Gm1 m2/r²। देखो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा इसके डायमेंशंस है, बेटा हाँ इसके डायमेंशंस है क्योंकि हमने निकाले थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे और किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे या रेडियस पे, तो यहाँ पे इसके डायमेंशंस ये देगा ही नहीं क्योंकि इस इक्वेशन में इसके डायमेंशंस देगा नहीं। अगर हम करेंगे तो ये बताएगा फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास रेज़ पावर a या फॉर एग्जांपल रेडियस रेज़ पावर b, यहाँ पे तो ये कांस्टेंट आया ही नहीं। तो इसीलिए इस मेथड को हम किस में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में नहीं लगा सकते, इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन होती है। इसके बाद बेटा अगर हम थर्ड देखेंगे, थर्ड है हमारे पास, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो बेटा ये इसके बारे में भी हमें नहीं बताता क्या एक इक्वेशन में कोई एक्सपोनेंशियल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक इक्वेशन थी h इज इक्वल टू वो 2t cos थीटा बाई रो आर जी। देखो बेटा यहाँ पे cos थीटा था, जिन एक्सप्रेशंस या जिन इक्वेशंस में हमारे पास cos या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ पावर x, e रेज़ पावर y, इनके बारे में ये बताता नहीं। ये तो इक्वेशन मुझे सीधे देगा लेकिन ये मुझे नहीं बताएगा इस इक्वेशन में कुछ और ऐड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डायमेंशनली निकालूंगा ना, वहां पे मुझे सीधे निकलेगा 2t रो आर जी, यहाँ पे तो लेकिन cos थीटा भी है इक्वेशन में, लेकिन ये इक्वेशन में cos थीटा को कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस आ जाती है। बेटा ये आप कर लेना, अगर आप घर पे करोगे ना क्वेश्चन, ये h को डिपेंड करोगे टाइम t पे, सरफेस टेंशन पे, रो पे, r पे और g पे, वहां पे वो cos थीटा नहीं देगा। ये बन जाती है इसकी क्या लिमिटेशन। फोर्थ, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। बेटा ये क्या है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। देखो बेटा फॉर एग्जांपल मैंने अगर हम लेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। मान लीजिए मैंने मान लिया जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी u पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है और
एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। देखो अगर मैं अब इस पे डायमेंशनल एनालिसिस लगाऊंगा, ये मुझे ऐसे देगा, S इज फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे देगा, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U रेज पावर A, T रेज पावर B या A रेज पावर C, और ये सीधे ही कोई फॉर्मूला बना देगा, और वो फॉर्मूला सेपरेट नहीं होगी किससे, प्लस और माइनस से। तो इस इक्वेशन से हम ऐसी फॉर्मूलाज डिराइव नहीं कर सकते जो सेपरेट है बाय प्लस और माइनस। ये इसकी चार क्या हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती है। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। बोर्ड में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था और 2 लिमिटेशंस लिखनी थी, तो आप 4 में से कोई भी 2 लिख के आ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बेटा एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन का। देखो बेटा कन्वर्जन का टॉपिक अगर हम देखेंगे, हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन टू डाइन। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन थी या फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे करते थे, एन यू से। एन था इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यू था यूनिट, जैसे मास का यूनिट है, मास का यूनिट एम या टी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल। देखो अब हमारे पास क्या करना है, ये जो डायमेंशन हमेशा होता है ना n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब जो ये nu होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा 1 मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर में। देखो ये जो यू यूनिट है ये यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर। जब यूनिट कम हो गया, मीटर से चला गया सेंटीमीटर में, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 1 था, पहले कम था, फिर ये बढ़ गया, कहाँ गया 100 से। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी घटेगी। अगर हम ये फॉर्मूला लगाए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर सकते हैं डाइन में। अगर मैं देखूंगा 1 न्यूटन क्या होता है, ये होता है बराबर 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर, 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 डाइन कितना होता है, 1 डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये n1 u1 किसके बराबर है, n2 u2 के। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं n1 या इसको n1 या फॉर एग्जांपल मुझे n2 निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड निकालना है, तो क्या पे हम लिख सकते हैं ये जो n2 है, तो ये n2 किसके बराबर आएगा, यह आएगा बराबर n1, n2 किसके बराबर n1 डिवाइड बाई u1 बाई u2, u1 बाई u2। और इसी इक्वेशन को जब एक्सटेंड किया गया तो ये फॉर्मूला ऐसे निकली, n2 इज इक्वल टू n1 u1, या फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसके टर्म्स में देखें हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स है, अगर हम यहाँ देखेंगे बेटा हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स है, हमारे पास कौन कौन सा यूनिट है, एक तो हमारे पास है केजी मतलब मास है, मीटर मतलब लेंथ है, और सेकंड मतलब टाइम है। तो यहाँ पे आएगा मास 1 डिवाइड बाई मास 2, और इसके बाद लेंथ 1 डिवाइड बाई लेंथ 2, इसके बाद टाइम 1 डिवाइड बाई टाइम 2। तो अगर हम मुझे n2 का वैल्यू निकालना है तो n2 आएगा बराबर है n1। n1 क्या है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, तो ये आएगा 1। तो यहाँ पे रेज पावर a b और c चढ़ेगा। a क्या है, इस मास के डायमेंशन क्या है, यहाँ पे मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का भी 1 है, और टाइम का है स्क्वायर, टाइम का है स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ kg मीटर सेकंड इनवर्स, या इसको ऐसे 1 न्यूटन को ऐसे लिख सकते हैं, और 1 डाइन को कैसे लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 1, तो मास 1 क्या है मेरा kg डिवाइड बाई ग्राम, रेज पावर ए यहाँ पे मास के क्या है डायमेंशन 1 है, तो रेज पावर 1 डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ का क्या है मेरे पास मीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसके डायमेंशंस भी क्या है 1 ही है। फिर आता है टाइम, ये ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, और इसका क्या है -2 है, -2 है। ये तो वैसे भी सेकंड सेकंड खत्म ही हो जाएगा। तो n2 किसके बराबर आया, यहाँ पे 1 ही था, 1 आप लिखेंगे नहीं। 1 kg में बेटा कितने होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स डिवाइड बाई ग्राम्स। इसके बाद बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, क्या मैं लिख सकता हूँ n2 इज इक्वल टू, यह आएगा 10 रेज पावर 3 इंटू यह आएगा 10 रेज पावर 2। तो n2 किसके बराबर आया, 10 रेज पावर 5 के, 10 रेज पावर 5 के। मुझे n2 निकल गया, तो लास्ट में मैं लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं हम बेटा लास्ट में, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं जो ये 1 न्यूटन होता है ये होता है बराबर डैश डाइन्स के, ये आता ना n1 यहाँ पे आता है n2, तो इसका मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर है, n2 क्या आया बेटा 10 रेज पावर 5, तो आएगा 10 रेज पावर 5 डाइन्स, 10 रेज पावर 5 डाइन्स। कौन सी डाइन बेटा, जो आपके घर में होती है, नहीं बेटा ये वो वाली डाइन नहीं है, ये फोर्स का यूनिट है, कौन सा, सीजीएस यूनिट है डाइन। तो बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 1 जूल टू अर्क। बेटा ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्या दे रहा हूं, होमवर्क। आप घर पे ये करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये 1 जूल कितने अर्क के बराबर
होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा जो इस टॉपिक की जान है, जो इस टॉपिक और जो इस चैप्टर की जान है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो अब हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट मैं बेटा डायरेक्टली आपको ये सिखाऊंगा, मैंने कुछ लिख के नहीं लाया है ज्यादा इसमें से। तो बेटा देखो, मैंने बेटा दो डेफिनेशंस लिखी है, एक ये और ये एक। मैं आपको ये सिंपल, ये जो है सिंपल डेफिनेशन है, मैं आप सिंपल डेफिनेशन आपको सिखाऊंगा क्योंकि सिंपली आपको ये समझ आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू। वी आर कॉन्फिडेंट दैट इज मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। देखो बेटा, मैं मान लो मैंने कोई मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट की मैंने मान लो स्केल से मेजरमेंट किया, टेप से लेंथ की मेजरमेंट की, और मेरी लेंथ आई 2.38 मीटर, 2.38 मीटर। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताता है कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उतनी एक्यूरेट क्या है मेरी, उतनी एक्यूरेट मेरी मेजरमेंट है। क्योंकि हमें पता है बेटा मेजरमेंट में हमेशा एरर्स आ जाते हैं, या तो ह्यूमन एरर आ जाएंगे या टेक्निकल या मशीन के वजह से एरर्स आ जाएंगे। तो एरर अगर मुझे 2.3 आता है, इसका मतलब मैं इन डिजिट्स तक 1 2 3 इन डिजिट्स तक मैं क्या हूं? एक्यूरेट हूं, मेरी मेजरमेंट यहां तक क्या है? ठीक है। तो ये क्या होता है, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो मेरा एक्यूरेट उतना ही मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई और मेजरमेंट कर लिया, वो आ गया 2.38479, मतलब इतने डिजिट तक मैं क्या हूं? मेरी मेजरमेंट एक्यूरेट है। अगर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते उतनी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट। इन डिजिट्स तक मैं क्या हूं? एक्यूरेट, मेरा वैल्यू इतना एक्यूरेट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताता है कि अगर मैंने कोई वैल्यू मेजर्ड की है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, मैं कितना एक्यूरेट हूं उसमें। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है, अगर हम देखेंगे, अब हम देखेंगे, तो बेटा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को अब हम, हमारे पास क्वेश्चन दिया हो तो मुझे कैसे पता चलेगा किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो 2-4 रूल्स हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। पहला रूल है इसमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी बेटा मेरे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा 385, यहां पे तीनों नॉन जीरो, मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। दूसरा, इनिशियल, और इसको बोलते हैं हम लीडिंग, जो इनिशियली पहले होता है, जो लीड करता है, जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो जीरोस पहले आएंगे, लीड कर रहे होंगे डिजिट्स को, वो क्या होते हैं? हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 020, तो ये जीरो क्या है? लीड कर रहा है, इसको ये सिग्निफिकेंट। या फॉर एग्जांपल छोड़ो 020, हम यही इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हमारे पास 385, मैंने लिखा 0385, तो ये जीरो इसको लीड कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद एक और इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 0021965, यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन सिग्निफिकेंट खाली कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डिजिट्स। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि ये दो जीरो क्या कर रहे हैं? इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, इनिशियल जीरोस, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दूसरा, तीसरा, ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस, या हम बोल सकते हैं सैंडविचड जीरोस, जीरोस बिटवीन, हाँ छोड़ो सैंडविच, सीधे ऐसे लिखेंगे सैंडविचड जीरोस। वो क्या होते हैं हमारे पास? सैंडविचड जीरोस हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट। मतलब अगर दो नॉन जीरोस के बीच में एक जीरो फंसा है, वो हमेशा क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 204, ये तो दोनों बीच में फंसा है, जीरो इन दो के बीच में फंसा है, यहाँ पे आएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये ऐसे 0204105, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगी? ये जीरो लीड कर रहा है, ये नहीं आएगा, ये ट्रैप्ड जीरो, ये भी ट्रैप्ड जीरो, तो कितनी आएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। इसके बाद एक और रूल है बेटा हमारे पास, रूल नंबर 4। लास्ट में जो हमारे पास लास्ट के जीरोस होते हैं, या इनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। ये ट्रेलिंग जीरोस होते हैं सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। कब सिग्निफिकेंट होते हैं? जब ये आफ्टर डेसिमल आ जाए, जब ये डेसिमल के बाद आ जाए, आफ्टर डेसिमल।
अगर मेरे पास जो ट्रेलिंग जीरोज है, लास्ट में जीरोज है, अगर वो किसके बाद आए, डेसिमल के बाद आए, वो क्या हमारे पास बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1024.00। तो देखो ये दो जीरो लास्ट में आते हैं और किसके बाद आते हैं, डेसिमल के बाद आते हैं, मतलब ये दो भी क्या है, सिग्निफिकेंट। अगर मैं हम इसमें देखेंगे टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें है 1 2 3 4 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर बेटा आप ऐसे लिखा है 102400, देखो लास्ट वाले जीरो तो है लेकिन ये किसके भी, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे आएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1020.00। अब बताओ बेटा, क्या ये तो पता है लास्ट में जीरो डेसिमल के बाद है, तो आप बताओ ये जीरो क्या है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बेटा याद रखेंगे जब भी जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आएगा, 2 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये जीरो भी क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो आगे हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे फिफ्थ रूल, जो हमारे पास पावर्स होते हैं इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, अगर हम लिखेंगे ये 200 में मुझे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे है कितनी, एक सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। तो जो रेज़ड पावर में हमारे पास टर्म्स आ जाती है या जो पावर्स होते हैं, ये क्या होता है, ये होते हैं फिर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। लास्ट वाला 6, तो बेटा अब लास्ट वाला 6 आता है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती है, कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट टर्म्स। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टर्म्स में मैं लूंगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप बताएंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बेटा नहीं, हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, इसमें होते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक और, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट देखेंगे, फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। अगर हम ये भी देखेंगे, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9.10000, कहां तक लिख सकता हूँ बेटा, इन्फिनिटी तक लिख सकता हूँ। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.00000, कहां तक, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, और क्या, इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो बेटा हमेशा याद रखना, ये पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपके बोर्ड में, आप जाके चेक कर लेना, किसी ने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया होगा। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, इसमें कितने जीरोस होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ, जीरोस नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, ये सेशन पूरा देख लिया, जो आपके बोर्ड में यूनिट्स एंड डायमेंशन से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 4 मार्क्स आने वाले हैं, वो 4 मार्क्स आप आराम से कर लेंगे बेटा, आराम से कर देंगे। तो हमारे साथ ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ये सेशन तो यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।